Hello dear students, welcome to our this new lectures of solid state and good day to all of you। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा शुरू होने वाला है चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। देखते हैं इसमें हम आगे और क्या क्या जानने वाले हैं। अब तो आज हम जानने वाले हैं सबसे पहले स्पेस लैटिस के बारे में कि स्पेस लैटिस आखिर क्या होता है, फिर लैटिस पॉइंट के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हमारे यूनिट सेल है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल है और उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। ये 5 प्रमुख हमारे पॉइंट्स है आज पढ़ने के लिए। तो इस सभी के बारे में हम लोग डेली की तरह आज भी डेप्थ में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जानेंगे। तो बढ़ते आएंगे, बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन क्या है। तो पहला हमारा स्पेस लैटिस, ठीक। तो स्पेस लैटिस के पहले जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले या थोड़ा सा याद कर लें कि हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड क्या था। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में हमें क्या देखने को मिला था कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में इन 3D या बोले तो स्पेस में अरेंज्ड होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रहेंगे एक 3D में रेगुलर रूप से अरेंज्ड रहेंगे। तो उसी तरह हमारा स्पेस लैटिस भी है कि बस वैसी क्रिस्टल को दर्शाता है यहाँ पर। तो जो भी क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स है उसको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है पॉइंट्स के रूप में। क्या करना है, जो भी क्रिस्टलिन सॉलिड्स के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना है, एज्यूम करना है एज अ पॉइंट, और उसके बाद उनका उसी तरह रेगुलर अरेंजमेंट कर देना है। यानी कि जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड के क्रिस्टल में उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, सेम उसी तरह बस यहाँ पर करना क्या है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हमें मान लेना है एज अ पॉइंट और उसके बाद सेम उसी तरह उनका अरेंजमेंट कर देना है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट। और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में हमारे होते कौन है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोलेंगे तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, एटम, मॉलिक्यूल और साथ में हमारा आयंस आ जाएगा, ठीक। तो बेसिक क्लास में हम लोग देखे भी थे फर्स्ट क्लास में कि हमारा क्या होता है कि जो भी मैटर का कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है यही 3 होता है। तो यहाँ पर ये जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उसको एज अ पॉइंट इन स्पेस, जो भी उनका रेगुलर अरेंजमेंट है उनका क्या करना है, किस रूप में, एज अ पॉइंट इन स्पेस। और स्पेस का बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, 3 डायमेंशन। जैसे में हमारा डायमेंशन कैसे, ए हो गया सिंगल डायमेंशन या 1 डायमेंशन जिसमें हमारा 1 एक्सिस रहेगा। अगर यहाँ पर अगर हमारा 2 एक्सिस आ गया, जैसे में इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, 2 डायमेंशन में। और यहीं पर अगर हमारा 3 एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारा जेड एक्सिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशन में चला जाएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेस। यानी कि स्पेस जब भी बोलेंगे तो वहां पर हमारा कौन सा डायमेंशन आएगा, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3 डायमेंशन में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का, और कैसे, एज अ पॉइंट। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, पहले तो हम क्रिस्टलिन सॉलिड से इसको रिलेट करते हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और 3D में यानी कि स्पेस में होते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ भी देखने को मिलेगा स्पेस लैटिस में ही, बस फर्क ये पड़ जाएगा। तो उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को क्या मान लेना है कि एज अ पॉइंट मान लेना है। क्या मानना है, एज अ पॉइंट। और उसके बाद सेम जैसे उनमें, जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड में उनके क्या बोलते हैं, उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था सेम उसी तरह यहाँ भी अरेंजमेंट कर देना है। और वही हमारा जो अरेंजमेंट मिलेगा वही क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मान के जो हमारा इमेज है या डायग्राम है, ये किसका है, तो ये है हमारा एक क्रिस्टल का, ये है हमारा क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर है। इसमें स्पेस लैटिस को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी हमारे क्रिस्टलिन सॉलिड में भी क्या होता है, उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं एक अपने रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो वहां पर बस उस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को एज अ पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिनोट किए हैं। तो एज अ पॉइंट डिनोट करने के बाद फिर से वही जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर स्पेस लैटिस। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लैटिस पॉइंट पे। तो लैटिस पॉइंट क्या है, तो देखिए लैटिस पॉइंट यहाँ पर है द पोजीशन विच आर ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से हमारे हो जाएंगे एटम, मॉलिक्यूल, आयन इन स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। यानी कि जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं
वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स द्वारा जो भी जगह ऑक्युपाइड किया जाएगा वो किस में, लैटिस पॉइंट में, स्पेस लैटिस में, वही जगह या वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा लैटिस पॉइंट। फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छी तरह से कि स्पेस लैटिस में जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट जिस भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाइड किया जाएगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट। तो जैसे में हमारा क्या है, किसी क्रिस्टल का क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है स्पेस लैटिस, ठीक। तो स्पेस लैटिस में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये सब उसका पॉइंट है। तो सभी पॉइंट यहाँ पर कोई ना कोई क्या रहेगा, इसका कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेगा, और यही हमारा जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यहाँ पर रहेगा, यानी कि जिस पॉइंट पर रहेगा, तो यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। यानी कि जितने भी ये सब हमारे पॉइंट हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे लैटिस पॉइंट हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि लैटिस पॉइंट क्या है। ये जो भी हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस में जो भी पॉइंट रहेगा, जिस भी पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाएगा, वही क्या पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा लैटिस पॉइंट कहलाएगा, ठीक। अब आता है यूनिट सेल पे। यूनिट सेल क्या है, तो अब यहाँ पर यूनिट सेल देख लेते हैं। तो इस यूनिट सेल हमारा द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन क्या है, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन में इसका आकृति रहेगा, पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि स्पेस लैटिस का एक भाग, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि उसका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, एक से ज्यादा बार, और क्या हो रहा है, प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस, और एक पूरे स्पेस लैटिस का क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। तो आप यहाँ पर परिभाषा हम लोग देख लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा इस स्पेस लैटिस में, एक यहाँ भी हमारा लैटिस पॉइंट होगा, और एक यहाँ भी हमारा क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ऐसे मिला है। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लाइन यहाँ पर इस लैटिस पॉइंट को मिला रहे हैं ना, एक यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर यहाँ एक हमारा लैटिस पॉइंट है, एक यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, एक यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और लास्ट एक यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर एक लाइन को मिला, इस स्पेस लैटिस को हम लाइन से मिला, फिर इस स्पेस लैटिस को भी लाइन से मिला, स्पेस लैटिस नहीं लैटिस पॉइंट, और फिर इन दोनों लैटिस पॉइंट को भी एक लाइन से मिला, और इस लैटिस पॉइंट को भी, और यानी कि इस तरह से यहाँ पर कुछ लैटिस पॉइंट को हम यहाँ पर लाइन के थ्रू यहाँ पर हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है क्यूब, लाइक क्यूब, हमारा यहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर मिला है क्यूब की तरह। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारा मिला है, अब यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर का बार बार रिपीट हो रहा है, और ये जो हमारा पूरा क्रिस्टल है या स्पेस लैटिस है, उसका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ये वाला हमें यहाँ पर डार्क किए हैं, हाईलाइटेड किए हैं, तो यही पोर्शन जो है यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, इधर भी हमारा यहाँ पर एक रिपीट हुआ है इस तरह से, यहाँ पर यही पोर्शन क्या हुआ है हमारा, फिर से रिपीट हुआ है इस तरह से। तो यही पोर्शन क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर यही पोर्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यही पोर्शन रिपीट होगा इस तरह से। तो एक ही पोर्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट ओवर एंड अगेन। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया, फिर इधर आया, फिर उसके पीछे भी है, फिर आ गया, फिर उसके पीछे भी है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इसके जस्ट ऊपर भी है, फिर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर इसके बगल में भी, इसके ऊपर वाले के बगल में, और फिर इसके पीछे भी है, यहाँ पर इसके पीछे भी हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारा क्या देखने को मिल रहा है, स्पेस लैटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या रही है, एक ही स्ट्रक्चर, यहाँ पर बस ध्यान देने का ये बात है, तो जो एक स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, और उसी के रिपीट होने के कारण क्या हुआ है, हमारे पूरा क्रिस्टल का हमारा क्या प्राप्त हुआ है, स्पेस लैटिस प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, स्पेस लैटिस। किसके कारण, ये छोटा सा जो हमारा सबसे छोटा भाग है, उसी के रिपीटेशन के कारण। क्या और ऐसा कोई इसमें डायग्राम में कोई और ऐसा
कोई ऐसा मिल रहा है, कोई छोटा भाग जिसके रिपीटेशन हो रहा हो, ये पूरा डायग्राम मिल रहा हो, तो ऐसा देखने को मिलेगा जब दूसरा स्ट्रक्चर का देखेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमारा केवल यही है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी का रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने पर क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है। और यही हमारा जो जिस छोटे से भाग का बार बार रिपीट हो रहा है, वही छोटा भाग हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। एक एग्जांपल, एक पर एक नॉर्मल से एग्जांपल, यहाँ तो हमारा 3D स्ट्रक्चर है, एक 2D स्ट्रक्चर हम बताते हैं। मान के चलते हैं हमारा एक वॉल है, यानी कि दीवार है, दीवार का हम स्ट्रक्चर लेके चलते हैं जिसमें हमारे ब्रिक्स होता है, यानी कि ब्रिक्स रहेगा, यानी कि ईंटा, हमारे इसमें क्या रहेगा, ईंटा रहेगा, ठीक। तो इस ईंटे, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ब्रिक्स है या ईंटा है, इसी के बार बार रिपीटेशन के कारण हमारा क्या हुआ है, बार बार रिपीटेशन के कारण हमारा यहाँ पर पूरे वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर पूरे वॉल का फॉर्मेशन किसका हुआ, एक इस छोटे से ब्रिक से बार बार रिपीटेशन के कारण। तो यहाँ पर सेम उसी तरह ब्रिक की तरह हमारा क्या काम करता है, यहाँ पर यूनिट सेल काम करता है, और उसी यूनिट सेल का बार बार रिपीटेशन होने के कारण क्या बना, इस क्रिस्टल का स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हुआ या प्रोडक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल लेकर चला जाए यूनिट सेल को समझने के लिए, तो आप इस तरह से समझे, मान के चलते एक हमारा मकान है, ठीक। उस मकान में क्या होता है, बहुत सारा हमारा मान के चलते मकान है, ठीक। एक हम यहाँ पर 2D डायग्राम बना रहे हैं मकान का, इसमें क्या होता है, हमारा बहुत सारा रूम रहेगा। तो मान के चलते लगभग सारा रूम का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक। तो हमारा जो भी हाउस रहेगा, उस हाउस में क्या होता है, बहुत सारा उसमें रूम रहेगा, और मान के चलते सारा रूम का स्ट्रक्चर सेम है। तो हमारा पूरा घर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उस बार बार जो हमारा ये सेम लाइक रूम था, उसी का बार बार रिपीटेशन होने के कारण हमारा पूरा घर का फॉर्मेशन हुआ या प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा रूम क्या कहला जाएगा, यहाँ पर हमारा रूम इस घर का क्या कहलाएगा, एज अ यूनिट सेल जाना जाएगा। यानी कि इस पूरे घर में, इस पूरे हाउस में पूरा रूम मिलकर ही ना एक घर का फॉर्मेशन किया है, तो हमारा रूम क्या कहलाएगा, एज अ यूनिट सेल जाना जाएगा। और सेम यूनिट सेल हमारा क्रिस्टल में जब आते हैं, यानी कि स्पेस लैटिस के अंदर आते हैं, तो पूरे स्पेस लैटिस का जिसके रिपीटेशन के कारण पूरा स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हुआ रहेगा, वही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए कि यूनिट सेल है क्या। यूनिट सेल है सबसे छोटा इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, तो स्पेस लैटिस का, और इसका बार बार रिपीटेशन होता है अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में, और रिपीटेशन होने के कारण क्या होता है, पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है, और स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, और वही छोटा यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। तो आप लोग यहाँ पर ये तीनों समझ गए होंगे कि स्पेस लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, और यूनिट सेल क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। यानी कि मान के चलते जो हमारा यूनिट सेल था, एज लाइक हमारा यूनिट सेल इस तरह था, यहाँ पर हम एज अ क्यूब बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हम इसको बना दिए। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको कॉर्नर को हम मिला देते हैं, इस कॉर्नर को मिला दिए, ये हमारा एक हो गया यूनिट सेल, ठीक। तो यहाँ पर एक यूनिट सेल का क्यूब यूनिट सेल है हमारा पर यहाँ पर। तो इसी यूनिट सेल का बार बार रिपीटेशन होगा तो हमारा स्पेस लैटिस बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मान के चलते इस यूनिट सेल का हमें मेजरमेंट करना है या इसका कुछ प्रॉपर्टीज जानना है, इसका प्रॉपर्टीज जानने के लिए यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जानना हो, यानी कि यहाँ पर क्या जानना हो, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पर वो कैसे जानेंगे हम लोग, तो उसके पैरामीटर से जानेंगे। तो पैरामीटर क्या है, तो उसके मेजरमेंट में, उसके प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट में ये हेल्प करेगा, और जो हेल्प करेगा वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि 3D डायमेंशन में जो हमारा ये यूनिट सेल है उसके गुणों को कैसे हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जान पाएंगे, पहला ये बात है इट्स डायमेंशंस, यानी कि जो भी लेंथ है, यहाँ पर इसका डायमेंशन है ना, एक लेंथ है, डायमेंशन यानी कि इसका लेंथ, तो एक लेंथ इसमें है, एक लेंथ ऐसे है, एक लेंथ ऐसे, ये सब क्या है, ये सब हमारा इस यूनिट सेल का लेंथ ही है, और यही लेंथ इसका क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। ये तो जान गए कि इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एज, इसके कितने अलोंग द 3 एज, यानी कि 3 एज में रहेंगे, एक एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो गया, तीसरा एज ये हो गया। अगर इसको हम लोग एज अ मूल क्या बोलते हैं, मूल बिंदु मानेंगे तब,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एज ABC। These एज मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हमारा जो भी एज है, यहाँ पर मान के चलते ये वाला एज है हमारा A, ये वाला एज है B और ये वाला एज है हमारा C। तो यहाँ पर जितने भी इसका 3 एज है, तो एज इसका क्या हो जाएगा, हो सकते हैं आपस में परपेंडिकुलर हो या नहीं भी हो। क्या आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि इनके बीच में हर एक के बीच में 90 डिग्री बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है, यानी कि एक दूसरे पर लंबवत हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें यूनिट सेल में कितने एज, 3 एज, और एज को कैसे दर्शाना है, तो एक एज को हम ए से दर्शाएंगे, एक बी से दर्शाएंगे और एक को सी से दर्शाएंगे। ठीक, ये तो हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरा पॉइंट इसका है एंगल्स बिटवीन द एज, यानी कि एज के बीच का एंगल। तो एक एज को हम लोग दर्शाते हैं अल्फा से, जो कि किसके बीच का होता है, बिटवीन बी एंड सी, यानी कि बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कहलाएगा। फिर जो सेकंड एंगल है बीटा है, एक किसके बीच रहेगा, तो सी और ए का। तो जो हमारा सी और ए इसके बीच का जो भी एंगल क्या रहेगा, वो बीटा रहेगा, ये वाला अल्फा था। ठीक, अब तीसरा है हमारा गामा। तो गामा किसके बीच में रहेगा, बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसमें हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारा गामा रहेगा। ठीक, इसको एक बार और अच्छी तरह से अगर समझ लें हम लोग, इस डायग्राम को अगर अच्छी तरह से एक बार और आपको समझा दें, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा मान के चलते हैं, उसी को फिर से दर्शाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एक्सिस ऐड करेंगे, जो भी एक्सिस होता है ना हमारा, उसको ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं उसको ऐड करके, तो इसको मान लेते हैं हम, हमारा मूल पॉइंट है, मेन पॉइंट, तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको थोड़ा जो एक्सिस है उसको किसी और तरह से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन हो गया, और इस ओरिजिन से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आएगा, और इधर हमारा निकल जाएगा एक्स एक्सिस, इधर से हमारा ऐसे निकल जाएगा वाई एक्सिस, और इधर से हमारा निकल जाएगा जेड एक्सिस। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका कोऑर्डिनेशन, यानी कि, और ये हो गया हमारा इसका, इस यूनिट सेल का क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। तो अगर यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रहेगा एज, उसको नाम क्या दिया गया है, ए। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा एज रहेगा उसका नाम दिया है ए। जो वाई एक्सिस के जो भी अलोंग रहेगा जो भी एज, उसको नाम दिया है बी। और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी एज रहेगा उसका नाम दिए हैं सी। इस तरह से तो एज का तो हम लोग नामकरण कर दिए। यूनिट सेल में जो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा ए, जो वाई एक्सिस के बी और जेड एक्सिस के सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा एज के बारे में जान गए। अब अगला है हमारा क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल देखिए, जो अल्फा है किसके बीच का रहेगा, बी और सी। यहाँ पर याद करने के एक ट्रिक भी आप देख लीजिए। अल्फा के एज लाइक का ए है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ए जैसा होता है। तो अल्फा उसी के बीच में बनेगा जिसमें ए नहीं आना चाहिए। तो ये किस बीच में नहीं आएगा, जब हम बी एज और सी एज लेंगे तो इसमें ये दोनों एज के बीच में हमारा ए नहीं आएगा। तो ए नहीं आएगा, तो इसी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। ठीक, अगला पॉइंट पे आते हैं, एकदम सिंपल है सारा। तो अगला एंगल हमारा क्या है, बीटा है। तो बीटा एज लाइक अ बी है। ठीक, तो एज लाइक अ बी है, तो इसमें जो भी एंगल आएगा, यानी कि बीटा जिस एंगल के बीच में रहेगा उसमें बी नहीं आना चाहिए। तो बी को छोड़ेंगे तो हमारा कौन कौन आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, ए एज और सी एज। तो ई और सी के बीच में हमारा क्या बनेगा, बीटा बनेगा। क्लियर, एकदम सिंपल है कि बीटा कहां बनेगा, ए और सी के बीच में, बस बी नहीं आना चाहिए। और हमारा तीसरा रह गया गामा। तो तीसरा गामा रह गया, दो जान गए। तो किसके बीच में ए और बी रह गया, तो ए और बी में हमारा क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर एज जान गए कि एज कैसे कैसे है, और फिर एंगल जान गए। अगर अब फिर से अगर समझना है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग समझ गए। और इस तरह से यहाँ पर कितने पैरामीटर जानने को हमें मिले, तो 6 पैरामीटर। एक ए जो कि हमारा एज है, बी ए भी हमारा एज है इस यूनिट सेल का, ए बी सी क्या है, तीनों के तीनों इसके एज है। और अल्फा बीटा गामा क्या है, इनके जो भी एज है उनके एज के बीच का क्या है, एंगल है। तो हम इसके कितने पैरामीटर हो गए, किसी भी यूनिट सेल का 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर हो गए, 6 में से 3 हमारा एज रहेंगे, 3 उनके बीच का एंगल रहेगा। तो यहाँ हमारा था पैरामीटर ए, यहाँ पर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि जो हमारा यूनिट सेल है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, यानी कि मेन रूप से इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल।
पहला क्या है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड क्या है, नॉन प्रिमिटिव और यानी कि या सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। जो तो बारी बारी से इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल उसमें आते हैं, तो द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोले तो आपको याद आना चाहिए, जब भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोलेंगे तो मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो जब भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोलेंगे आपको याद आ जाना चाहिए कि हम उसका बात कर रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। ठीक, तो यहां पर हमें कहा क्या रहा है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे वो केवल और केवल कॉर्नर पर रहेंगे, तो वैसा यूनिट सेल हमारा क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक बार फिर से बोल दो कि जब जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेगा कहां पर रहेगा, केवल और केवल कॉर्नर पर। तो यहां पर एज अ फिर से हम लोग यहां पर थोड़ा सा यहां पर स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर मान ये है हमारा, फिर से बनाते हैं उसको, अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए, एकदम कोई भी डाउट हो बेहिचक यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया यूनिट सेल का क्यूब यूनिट सेल हो गया। यहाँ पर आप किसी भी क्यूब में उसका जो हमारा क्या बोलते हैं, उसका हमारा यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हम लोग जानते होंगे, फिर उसका फेस होता है ये भी जानते होंगे, तो पहले वो सब जान लेते हैं बेसिक। तो यहाँ पर जहां भी हमारा ये सब, जहां भी ये है हमारे, ये जहां भी ये हमारे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी पॉइंट पर हमारा क्या होता है, तो इस क्रिस्टल के यानी कि जो भी हमारे क्रिस्टल होंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, तो ये सब हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट है। और यही लैटिस पॉइंट ही इस स्ट्रक्चर में, अगर सिंपल इसको क्यूब मानकर चला जाए, यानी कि इसको क्या मान के चले, सिंपल क्यूब, तो ये सब इस क्यूब का क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट। सिंपल आप लोग बेसिक जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब क्या 6-7 में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पर एक क्यूब है और क्यूब के जहां भी ये सब पॉइंट रहेंगे वो सब हमारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। और यूनिट सेल में आया जाए या क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस में आया जाए, तो यही पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है हमारा क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाता है। तो पहले हम जान गए कि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है और फेस क्या होता है। तो फेस जानने के लिए हमारा यहाँ पर जो भी ये वाला जो भाग है ना, एक प्लेन ये हो गया, ऊपर से ऐसा प्लेन, एक फेस से हो गया, फिर एक प्लेन हमारा इधर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फेस इधर हो गया, एक सामने हमारा एक प्लेन है, ये तीसरा हो गया। ठीक, इसके एक जस्ट पीछे रहेगा वो चौथा हो गया, एक ऊपर वाला का जस्ट नीचे रहेगा पांचवा हो गया, और इसके एकदम एक इधर रहेगा ये छठा हो गया। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट देखिए कितना मिलेगा, तो एक क्यूब के अंदर कॉर्नर पॉइंट कितना है ये देख लेते हैं। तो एक क्यूब के अंदर कॉर्नर पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक क्यूब के 8 यहाँ पर कितने कॉर्नर पॉइंट है, 8 कॉर्नर पॉइंट है। अब इसमें फेस देखा जाए, फेस इसमें कितने हैं, यानी कि फलक, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, ऊपर नीचे दाएं वाला बाएं वाला आगे वाला फिर पीछे वाला, इस तरह से 6 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये तो हम क्यूब के बारे में जान गए। अब आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल पे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे केवल और केवल कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पर। तो ऐसा ही हमारा यूनिट सेल क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एकदम सिंपल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, तो जब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पर रहेंगे, यानी कि एक यहां हो सकता है, 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 एक नेक्स्ट यहां, नेक्स्ट यहां, नेक्स्ट यहां, इसके अलावा और कहीं नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एकदम क्लियर, सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा क्या है यहाँ पर, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारा आ जाता है वैसा यूनिट सेल जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेगा कॉर्नर पे तो रहेगा ही, साथ में कॉर्नर के अलावा किसी अन्य क्या बोलते हैं, किसी फेस के सेंटर में भी रहेगा या पूरे इस क्यूब के सेंटर में रहेगा। यानी कि अगर बेसिक रूप से बोला जाए तो कॉर्नर के अलावा अगर और कहीं भी रहता है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, तो वैसे यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि द यूनिट सेल in which the constituents particles are present at the corners, present at the corner से तो देख लिया कि constituents particles क्या रहेगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन as well as, लेकिन ठीक उसी तरह at some other position है,
यानी कि साथ ही साथ क्या रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा किसी और पोजीशन पे रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पे कॉर्नर के अलावा अगर और कहीं भी रहेगा तो किसमें चला जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। जैसे में अगर एक कॉर्नर पर अगर बीच में यहाँ पर इस फेस पर ऊपर वाला फेस के सेंटर में रख दिए तो किसमें चला जाएगा, तो नॉन प्रिमिटिव में। इधर भी रख दिए या इस पूरे बॉडी के एकदम बीच में रख दिए तभी हमारा किसमें चला जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। एकदम सिंपल है, ये कॉर्नर के अलावा जहां भी मिल जाए, तो कॉर्नर के अलावा अगर कहीं भी मिल गया तो किसमें चला जाएगा, नॉन प्रिमिटिव में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो क्लियर हो गया, लेकिन आगे बढ़ने पर अब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स हम लोग जानेंगे कैसे, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कितने टाइप्स हैं, 3। किसके, तो नॉन हमारे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका। तो पहला हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देख लेते हैं क्या है। तो ए सेंटर यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, वो तो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन साथ में फेस के सेंटर पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर फेस सेंटर यूनिट सेल का यहाँ पर मैं डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा फेस, क्या बोलते हैं, ये हमारा यूनिट सेल है। तो यहाँ पर आप लोग ये बन गया हमारा यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पर तो कॉर्नर पर तो हमारा रहेगा ही, यहाँ पर हमारा कॉर्नर पर तो रहेगा ही, जो भी पार्टिकल है कॉर्नर पर रहेगा ही। और कॉर्नर के अलावा अब कहां रहना चाहिए, तो इसके कितने फेस है, हम लोग पीछे देखे हैं कि एक क्यूब में कितने फेस, 6 फेस। तो अगर 6 के यहाँ पर जो 6 फेस है उसके सेंटर में भी हो तब किसमें जाएगा, फेस सेंटर में। तो यानी कि एक हमारे ऊपर फेस है तो उसके सेंटर में एक हो गया, फिर एक इस साइड में, हमारा इस साइड में एक फेस है तो इसके हो गया, फिर इस साइड के एकदम जस्ट ऑपोजिट उधर रहेगा तो एक इधर हो गया, फिर एक सामने वाला एक हमारा ये है इसमें, और इस सामने वाले के एकदम अपोजिट एक रहेगा तो एक उसमें, और एक हमारा आ जाएगा, एक नीचे है तो इस नीचे वाला में एक आ जाएगा। इस तरह से हमारे कितने फेस हो गए, 6 फेस इस यूनिट सेल में। और इस तरह से हमारे कितने और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो 6 कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स और बढ़ जाएंगे, एक यहाँ 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आप नॉर्मल इसको देखकर समझ सकते हैं कि एक ऊपर वाला भाग में है, एक नीचे वाला, एक इस साइड में, एक उस साइड में, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये है हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल। यानी कि कॉर्नर के अलावा अगर फेस के सेंटर में भी हो तो किसमें चला जाएगा, फेस सेंटर में। एकदम सिंपल कि जब कॉर्नर पर हो और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में हो। ये है हमारा फेस सेंटर का यूनिट सेल का डायग्राम। अगला है हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हम लोग देखते हैं, तो ये सेंटर यूनिट सेल यानी कि वैसा यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेगा इसमें भी, लेकिन एज वेल एज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। इसमें क्या रहेगा, तो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो पूरा बॉडी है यूनिट सेल का उसके सेंटर में रहेगा, एकदम उसके बीचों बीच रहेगा। तो यहां पर अगर हम डायग्राम, इसमें रुक जाइए कुछ, यहां पर वैसा क्यूब लेके डायग्राम नहीं है तो हम बना ही लेते हैं फिर से। तो आते हैं बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में आते हैं हम यहां पर। तो फिर से हम यहां पर बनाते हैं, किसके लिए, बॉडी सेंटर के लिए। तो बॉडी सेंटर के लिए हम यहां पर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा यूनिट सेल बन गया। अब यूनिट सेल में हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पर हम यहाँ पर दर्शा देते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को, इसको जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है उसको दर्शा देते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको दर्शा दिए, ठीक। ये हो गया हमारा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर। इसके अलावा अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके अलावा इसके जो पूरे एकदम सेंटर में
ये किसी फेस के सेंटर में नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में, यानी कि जो बॉडी है ना ये पूरा, उसके सेंटर में होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेस सेंटर था, यानी कि केवल फेस के सेंटर में रहेगा, और 6 फेस है तो हर एक 6 के सेंटर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी सेंटर कर रहा है, यानी कि एकदम बॉडी के बीचों बीच रहेगा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा बॉक्स है, एज ए इसको बॉक्स मान लीजिए, और उस बॉक्स के एकदम बीचों बीच हमारा एक कोई पार्टिकल्स है, और जो शेप बनेगा उस तरह से वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। सिंपल है, एक बॉक्स ले लीजिए, उस बॉक्स के सभी कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल्स रहेंगे, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, उसके एकदम सेंटर में, उस बॉक्स के एकदम बीचों बीच, जैसे में एक रूम ले लिए और रूम के एकदम बीचों बीच रखना है हमारा कोई पार्टिकल्स, तो रूम एज अ क्यूब रहेगा, तो हमारा ये कॉर्नर भी उसमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर कॉर्नर पे तो रहेंगे, और रूम के एकदम सेंटर में भी हमारा क्या रहेगा, एक पार्टिकल्स रहेगा, तो वैसा यूनिट सेल हमारा किसमें चला जाएगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। ये दोनों हमारा क्लियर। आगे बढ़ते, अगला हमारा इंड सेंटर यूनिट सेल। तो इंड सेंटर यूनिट सेल में हमारा क्या होता है, ए सेंटर यूनिट सेल in which the particles are present at the corner, तो कॉर्नर पर तो रहेगा ही, लेकिन एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस, यानी कि कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पर होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अगर इसका डायग्राम हम देखना चाहें तो इसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, इसका भी यूनिट सेल हम क्यूब लेकर ही चल रहे हैं। तो ए हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल हो गया। अब इसमें कॉर्नर पर हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को दर्शा देते हैं, तो यहाँ पर हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को दर्शा दिए, ये तो कॉर्नर पर हो गया, लेकिन कॉर्नर के अलावा इसमें कहां पर हमें देखने को मिलेगा, इंड सेंटर यूनिट सेल में। तो कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी दो अपोजिट, यानी कि अगर ऊपर वाला फेस लेकर चलते तो उसके एक सेंटर में रहेगा, और उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला में रहेगा। ये हो गया। ऐसा ही और भी हो सकता है, अगर मान के चलते हैं हम इस तरह से लेकर चलते हैं, अगर हम इस तरह से लेकर चलते हैं, एक और हमें यहाँ पर यूनिट सेल बनाते हैं, एक और यूनिट सेल बनाए, ठीक। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर इसके सेंटर पे हमारे क्या हो जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारा। अब इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें ऊपर था ना, तब मान के चलते इसमें इस लेफ्ट साइड वाले भाग में है, तो अब सेकंड वाला कहां जाएगा, तो राइट साइड वाले फेस पे जाएगा। इस तरह से हो गया। एक और इसमें हमारा केस मिल सकता है ऐसे, अगला केस हमारा इसमें ऐसे मिलेगा कि मान के चलते हमारा क्या, ये भी हमारा क्या है, यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का भी स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यहाँ पर एक कॉर्नर है हमारा, और कॉर्नर के अलावा हो सकता है इस बार ऊपर वाला नीचे वाला में देखें, फिर दाएं वाला बाएं वाला में देखें, बाएं दाएं, और ये यानी कि लेफ्ट राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक रहेगा, ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं हो गया, एक सामने वाला फेस पर और इसके जस्ट बैक साइड वाले फेस पर हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे इंड सेंटर यूनिट सेल का ये हो गया हमारा, ये सब डायग्राम हो गया। ये तीन हमारा किसमें आ गया, इंड यूनिट सेल में। इंड यूनिट सेल में हमें क्या देखने को मिला कि इसमें कॉर्नर पर तो रहेगा, इसके अलावा किन्हीं दो फेस के सेंटर पे रहेगा। ये है इंड सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल भी, ये सब हम लोग देख लिए। तो आज का हमारा इतना ही था इस आज के लेक्चर में, ठीक। ये सब तो हम लोग जान गए। एक बार हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी आज हम लोग देखे हैं उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़े स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, किस रूप में, तो एज अ पॉइंट है, किसमें, एज अ पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का, किसमें, वो भी 3D में। तो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। फिर हम लोग देखें लैटिस पॉइंट का है, तो जो हमारा स्पेस लैटिस था, उस स्पेस लैटिस में जो भी हमारा पॉइंट था, तो पॉइंट जिन भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाइड किया जाएगा वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, तो लैटिस पॉइंट कहलाएगा, ठीक। इसके बाद यूनिट सेल देखा है, तो यूनिट सेल क्या था, तो ऐसा एक स्मॉलेस्ट हमारा पोर्शन था स्पेस लैटिस का, जिसके बार बार रिपीटेशन होने के कारण अलग अलग डायरेक्शन में पूरे स्पेस लैटिस का प्रोडक्शन हो रहा था, वो हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल। यूनिट सेल में पैरामीटर हम लोग देखें, इसके 6 पैरामीटर थे, जिसमें 3 एज का, एज में ए, बी, सी, और 3 इसके एंगल के थे, अल्फा, बीटा और गामा। ये हम लोग 3 देखे, टोटल 6 पैरामीटर। इसके अलावा हम लोग देखे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिट सेल के 2 प्रकार, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल में वैसा यूनिट सेल जिसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रहेंगे केवल और केवल कॉर्नर पे रहेगा। और नॉन इन प्रिमिटिव सेल में क्या था कि कॉर्नर के अलावा किन्हीं और भी भाग में हो सकता है, किसी और भी पोजीशन पे हो सकता है। तो किसमें गया था? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। और नॉन प्रिमिटिव सेल में भी तीन प्रकार था, बॉडी, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इन सेंटर। फेस सेंटर में क्या था कि कॉर्नर के अलावा 6 फेस के सेंटर में भी रहेगा। बॉडी सेंटर में क्या था कि कॉर्नर के अलावा एकदम बॉडी के बीचों बीच रहेगा, बॉडी के सेंटर में रहेगा, यानी कि यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा। और एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या था कि कॉर्नर के अलावा हमारा कहां पर रहेगा? तो कॉर्नर के अलावा जो भी हमारा टू अपोजिट साइडेड फेस रहेगा उसके सेंटर में रहेगा। और इस प्रकार से हम ये सभी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया और यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। और अब हम लोग नए लेक्चर का मिलेंगे, हम नए लेक्चर में हम लोग। तो यहाँ पर नए लेक्चर के लिए अब यहाँ आज के लिए आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अपना स्टडी को पढ़ते रहिए, बैक क्लास को रिवीजन करते रहिए और किताब अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। और साथ में आप लोग को ये भी बता दें कि जो हमारा क्या बोलते हैं, हम लोग का एक ऐप भी लॉन्च हो चुका है जो जल्द ही हमारे प्ले स्टोर पर आने वाला है। तो प्ले स्टोर पर ही हाँ जो ऐप आएगा हमारे प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है हमारा परीक्षापुर, उसका नाम है परीक्षापुर। और इस परीक्षापुर ऐप पर ही हमारा जो भी होगा वहीं पर हमारा जितने भी नोट्स हैं वो सब वहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। नोट्स हो, क्लास नोट्स हो या फियर नोट्स हो या टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर जो भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। किस पर? परीक्षापुर पर। तो अभी लिंक शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, जल्दी प्ले स्टोर पर भी आने वाला है। तो आप लोग प्ले स्टोर पर भी परीक्षापुर ऐप सर्च मारकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।